हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो हम लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे जो कि आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिलीज किया गया है। अभी तक के दो वीडियोस में हम लोगों ने अपना पूरा पार्ट 1 कवर कर लिया था, जिसमें हमने एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया था सारे क्वेश्चंस को और प्रॉपर्ली हमने बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम लोग आपका पार्ट बी कवर करेंगे जो कि होता है बेसिकली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसको भी हम प्रॉपर्ली पूरा डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग एग्जॉस्टिवली सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। चलिए, तो देखिए आपका जो पार्ट बी है वो क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 तक आपका पूरा पार्ट ए था जो कि था पूरा पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 27 से पहले आपके 1 मार्कर्स है यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो शुरू करते हैं देखना। तो क्वेश्चन 27 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक अजम्पशंस। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ अजम्पशंस इन्वॉल्व होते हैं विच आर नोन एज व्हाट। तो बेसिकली बोल रहा है कि अजम्पशंस को दूसरी भाषा में या टेक्निकल टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। तो अजम्पशंस वैसे आपके कौन से होते हैं पता नहीं आपको याद है कि नहीं। जैसे आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन एक होता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का एक अजम्पशन होता है एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस भी कहते हो, राइट। तो आपसे खैर ये अजम्पशंस नहीं पूछ रहा, बस बोल रहा है कि अजम्पशंस का दूसरा नाम क्या है। तो वैसे अगर आप लोगों ने अपनी थर्ड पार्टी बुक से पढ़ा होगा, जैसे अगर आपने टीएस गरेवाल बुक से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको वहां पे नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं सीबीएसई आपका काफी हद तक एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस बनाता है, तो इसका आंसर एनसीईआरटी में बराबर मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं अजम्पशंस को हम लोग टेक्निकल भाषा में या दूसरी भाषा में बोल देते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो एक इसका दूसरा शब्द होता है बेसिकली अजम्पशन का पोस्टुलेट्स, है ना। बट अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन करके भी इसका आंसर लिख सकते हो। कैसे? आप सारे ऑप्शंस देख लो और एलिमिनेट करना शुरू कर दो। पहला बोला हुआ है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे जो कंपनी के बनते हैं उसमें हम प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हैं। बट प्रोविजंस क्या होते हैं बेसिकली? ये लॉ है। मोमेंट मैंने बोल दिया कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनी लॉ की बात कर रहा है। ठीक है, ये कोई अजम्पशन नहीं है, कंपनी लॉ है जिसको हम लोग कंप्लाई करते हैं। सिमिलरली बी में उसने बोला हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यस ये भी बात ठीक है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनते हैं उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी पालन होता है। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये रूल्स हैं, ये कुछ प्रिस्क्राइब रूल्स हैं जो इंस्टीट्यूट बनाता है, हमारा आईसीआई बनाता है, जिसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ए नहीं है, बी नहीं है, राइट। और डी देखो एक बार, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको हम कब रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे दो तरह की बेसिस होती है आपकी, एक होती है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस या मर्केंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है ना। तो ये भी बेसिस है कि भाई आप कैश बेसिस में अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो कि एक्रूअल बेसिस पे, राइट। तो दिस इज नॉट अजम्पशन, अगेन ये भी अजम्पशन नहीं है। तो इसी हिसाब से आपका एक ही ऑप्शन बच गया पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। फिर भी अगर आपको डाउट हो कि नहीं ये सवाल हमें कंफ्यूज कर रहा है तो आप और में नीचे अगला वाला सवाल देख सकते हो। हालांकि इस पर्टिकुलर सवाल में यहां पे भी पूरे चांसेस है कि आप अटकोगे, फिर भी मैं पढ़ता हूं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको नीचे देखो 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है, आपको बताने कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 1 में कहता है क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करेंट रेशियो। कह रहे क्विक रेशियो करेंट रेशियो से ज्यादा हो सकता है। तो एक एक करके इसको एनालाइज करते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो अगर सवाल बोल रहा है या स्टेटमेंट बोल रही है क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो, तो क्विक रेशियो करंट रेशियो से ज्यादा कब होगा? आप अगर इसको नोटिस करो, डिनोमिनेटर में तो करंट लाइबिलिटी आ रहा है ना। तो जब क्विक रेशियो करंट रेशियो से कब ज्यादा होगा? जब न्यूमरेटर क्विक रेशियो का करंट रेशियो के न्यूमरेटर से ज्यादा होगा, तभी ज्यादा आएगा। यानी इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं ओनली जब क्विक एसेट हमारा करंट एसेट से ज्यादा होगा तभी आपका क्विक रेशियो करंट रेशियो से ज्यादा हो सकता है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब आपको बस अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या कभी भी क्विक एसेट करंट एसेट से ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता?
अच्छा, क्विक एसेट होता क्या वैसे? करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री, यही होता है आपका क्विक एसेट का फॉर्मूला। तो अब इसी बेसिस पे आप देखो, क्या कभी क्विक एसेट करंट एसेट से ज्यादा हो सकता है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा नहीं। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपके प्रीपेड एक्सपेंस भी जीरो होंगे, आपकी इन्वेंट्री भी जीरो होगी, वर्स कम टू वर्स। तो इस केस में भी आपका क्विक एसेट जो है वो करंट एसेट के बराबर आएगा। क्विक एसेट कभी करंट एसेट से बढ़ नहीं सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि क्विक एसेट कभी भी करंट एसेट से ज्यादा हो ही नहीं सकता, यानी इन अदर वर्ड्स क्विक रेशियो कभी भी करंट एसेट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। चलो, इसमें आई डोंट थिंक इतनी कोई दिक्कत थी। अगर आपको फॉर्मूला पता था दोनों रेशियोज का, तो आप इसको ऑटोमेटिकली अपने आप से एनालाइज कर सकते थे। अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है? हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पहले इतना पढ़ो, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छी बात होती है किसी भी बिजनेस के लिए, ये कह रहा है। तो आई थिंक दिस इज ओके, सही है ना? ये बात तो आप आई थिंक एग्री करते होगे, आपने पढ़ भी रखा होगा कि इन्वेंट्री रेशियो ज्यादा होना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होना मतलब एक अच्छी चीज होती है जनरली। अब आगे की स्टेटमेंट शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। वो कह रहा है एक्सेप्ट व्हेन गुड्स आर बॉट इन स्मॉल लॉट्स और सोल्ड क्विकली एट लो मार्जिन टू रियलाइज कैश। ये कह रहा है आपसे ये स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट में आप अटकोगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट अगेन आपकी कोई किताब में आपको मिलेगी नहीं, बट ये स्टेटमेंट आपको फिर से वही है एनसीईआरटी में मिल जाएगी। अब देखना, एनसीईआरटी में ये बिल्कुल यही लाइन आपको कॉपी पेस्ट मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपने मीनिंग बताता हूं। वैसे मैं बता देता हूं, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट ठीक है। पहला पार्ट तो आप एग्री करते ही हो कि भाई हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छी बात होती है, और ये जो दूसरा पार्ट लिखा हुआ है एक्सेप्ट करके, ये भी बात ठीक लिखी हुई है। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि वैसे तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होना मतलब अच्छी बात होती है, लेकिन कभी अच्छी बात नहीं है जब हम इन्वेंट्री बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज में खरीद रहे हैं, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज में खरीद रहे हैं, या फिर हम लोग जो इन्वेंट्री अपनी है, जो भी अपना माल है, उसको हम लोग जल्दी जल्दी बेच रहे हैं सस्ते सस्ते दामों पे। तो आप खुद सोचो, जब हम इन्वेंट्री को जल्दी जल्दी, अपने माल को जल्दी जल्दी बेचेंगे सस्ते सस्ते दामों में, तो उससे आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो ज्यादा आएगी। भाई देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अल्टीमेटली दिखाती क्या है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो कितनी बारी, साल में कितनी बारी सेल्स में कन्वर्ट हो रही है ना? हमारी इन्वेंट्री कितनी जल्दी जल्दी मूव होती है, ये दिखाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, है ना? तो अगर आप अपना सामान जल्दी जल्दी सस्ते सस्ते दामों में बेचोगे, है ना, तो उससे आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो ज्यादा आएगी। लेकिन आप खुद सोचो, जब आप बहुत ज्यादा सस्ते दामों में बेच रहे हो, लो मार्जिन मतलब सस्ते दाम मतलब कम प्रॉफिट में, कम मुनाफे पे बेच रहे हो आप, है ना, तो इससे आपकी क्या होगी? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। तो इवन दो आपका टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा आएगा तो देख के लगेगा अच्छी बात है, बट इससे हो क्या रहा होगा? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही होगी, आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा होगा। इसलिए ये आपसे कह रहा है कि वैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होना अच्छी बात होती है, लेकिन ये देख लो भाई कि ऐसा ना हो रहा हो कि भाई हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा दिखाने के लिए अपने माल को कम मुनाफे पे सस्ते सस्ते दामों में बार बार जल्दी जल्दी बेच रहे हैं। ये आपसे स्टेटमेंट बोल रहा है। तो अगर मैं ये बात मैंने जो हिंदी में बोली, अगर आपको ये समझ आ गई होगी, तो आप खुद आप बोलोगे हाँ ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है। ठीक है जी, चलो, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज 100%। तो आई थिंक ये तो आप बिल्कुल पढ़ते ही बोल दोगे कि हाँ सर ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ सही है, तो ऑप्शन में ढूंढ लो, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा अब ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 12 लाख, फिर कह रखा है 10% डिवेंचर्स है 1 करोड़ रुपए के, और टैक्स रेट है आपका 40%। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें आपको सिंपली अपने फॉर्मूले को अप्लाई करना है बस। तो इन्वेंट्री टर्नओवर क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नॉट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें सिर्फ सारी जो मेहनत करनी होती है वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने में करनी होती है, राइट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है?
आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ता है। ये आप कैसे निकालते हो, आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हो और उसको डिवाइड कर देते हो 100 माइनस टैक्स का जो परसेंटेज होता है, इससे आप लोग डिवाइड कर देते हो, तो इससे आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। तो अगर कितना बता रखा है उसने, 12 लाख बता रखा है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 12 लाख, इसको आप डिवाइड कर दो 100 माइनस टैक्स रेट 40 दे रखा है, तो मैं 60% से डिवाइड कर देता हूं। तो ये सॉल्व करके देख लेते कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 20 लाख रुपए। ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले तो आ गया 20 लाख रुपए। फिर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे आने के लिए इसमें अब इंटरेस्ट ऐड कर देना होता है। आपको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट जो होते हैं आपके, वो ऐड कर देना होता है। तो वो आप आइडेंटिफाई कर लो कि कितना इंटरेस्ट है ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो देखो यहाँ पे 10% डिबेंचर्स बोल रखा है। 10% आपको अच्छे से पता है कि जब डिबेंचर्स के साथ 10% चिपका हुआ हो, ये क्या होता है, ये आपका इंटरेस्ट का रेट होता है, ये इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर 1 करोड़ रुपए के आपके डिबेंचर्स हैं और उस पर 10% का इंटरेस्ट का रेट है, तो आपका इंटरेस्ट कितना बन गया, 1 करोड़ का 10%, दैट इज 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख का आपका इंटरेस्ट हो गया, 10 लाख का आपका इंटरेस्ट हो गया। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 30 लैक्स, 30 लैक्स बस। तो पहले तो फॉर्मूले में ये पुट कर लिया 30 लैक्स। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, वो तो यहां पे हमने ले लिया 10 लाख। तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आंसर आ गया 3, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका आंसर हो गया 3 टाइम्स। तो ढूंढ लो ऑप्शन में आंसर 3 टाइम्स। तो कहां है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ये रहा। ठीक है, तो वैसे मैंने शायद आपको अभी तक मार्किंग स्कीम नहीं दिखाई, तो मैं पुरानी वीडियोस में मार्किंग स्कीम भी आपको साथ साथ दिखा रहा था, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं वो भी दिखाते हुए चलता हूं। यहाँ पे मार्किंग स्कीम किधर है, तो देखो 27 का भी हमने सी बोला था पोस्टुलेट्स, और में हमने बोला था सिर्फ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये भी सही हो गया, और 28 का आंसर आ गया 3 टाइम्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं, इस पे एक सितारा मार देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ओ नीचे आ जा, नीचे ये रहा, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, तो ऊपर वाला पढ़ना पहले। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय एल्बर्ट कंपनी लिमिटेड ऑफ ₹5 लाख फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू थेफ्ट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। तो वो आपसे बोल रहा है कि हमको कुछ इंश्योरेंस का क्लेम मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है, हमारी कुछ मशीनरी का नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ, खो गई, चोरी हो गई, हमारी कोई मशीनरी चोरी हो गई, तो जिसके अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस का कुछ क्लेम मिल गया 5 लाख रुपए का। ठीक है, अब वो बोल रहा है इस पूरी इंफॉर्मेशन को, आप इस पूरी ट्रांजैक्शन को अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो आप ऑप्शंस मत पढ़ो, इसमें ना आप ऑप्शंस पढ़ के घूम जाओगे। बड़े बड़े ऑप्शंस है ना, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप घूम जाओगे। आप पहले अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, भूल जाओ ऑप्शंस को, और अपने आप से एज इट इज पूछो कि बताओ भाई, अगर ये हो रहा है तो हम कैसे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको दिखाएंगे। अगर यही चीज वो एमसीक्यू में ना पूछ के बड़े कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में डाल देता, तो आप इसको कैसे डील करते। बस आप ये देखो। ठीक है, ऑप्शन पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऑप्शंस में आप देख के थोड़ा सा डर जाओगे। ठीक है, तो पहले आप अपने आप से अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। तो आप खुद सोचो, जो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ रखा होगा चैप्टर, तो आपको पता होगा इंश्योरेंस क्लेम बेसिकली क्या होता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, और वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होता है। ठीक है, ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो अब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का क्या करते हैं। आप एक तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हो, उसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही होता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में निकालने के लिए आप क्या करते हो, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो उसको माइनस करते हो, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस है तो उसको ऐड बैक करते हो, यही करते हो। तो आपका क्रक्स क्या निकल के आ गया कि पहली बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्या होगा, आपके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन के लिए इनकम है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अगर इंश्योरेंस क्लेम है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, तो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए माइनस होगा। इन अदर वर्ड्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसको आप माइनस करोगे। तो फर्स्ट आपका इंपैक्ट ये हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, हमारा चोरी क्या हुई थी, मशीनरी हुई थी। तो मशीनरी से रिलेटेड कोई भी चीज होती है वो कहां पे आती है,
वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आती है। मशीनरी परचेज करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम आउटफ्लो दिखाते हैं। अगर मशीनरी सेल करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम इसको इनफ्लो दिखाते हैं। तो क्योंकि ये मशीनरी से रिलेटेड है तो इसका जो कैश का फ्लो है वो किधर आएगा, वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, अच्छा क्लेम मिल रहा है तो आप एक तरह से आप ऐसा समझो कि मशीनरी बिक गई, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, मुझे मालूम है, ये तो क्लेम मिल रहा है, बट आप अपने दिमाग में इसको ट्रीट ऐसे करो कि मशीनरी बिकी है, 5 लाख में मेरी मशीनरी बिकी है, तो क्या हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये क्या आएगा, ये आएगा एज इनफ्लो आएगा, यानी ये यहां पे ऐड होगा। तो क्रक्स क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करो। तो अब देखो वंस आपने ये आपने फिगर आउट कर लिया कि इसकी कैसे आप ट्रीटमेंट करते, तो अब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो देखो ढूंढो, तो हमने बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करना है, तो अगर आप ए ऑप्शन और सी ऑप्शन देखोगे तो दोनों में लिखा हुआ ऐड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दोनों में लिखा हुआ ऐड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया है ना। तो ए और सी ऑप्शन तो निकल गए आपके 50-50 में। ठीक है, अब बी और डी में से छांट लो दोनों में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबट्रैक्ट हो रहा है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो, अगर आप बी ऑप्शन देखोगे तो कह रहे हैं सबट्रैक्ट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑल्सो, तो दोनों भी इफेक्ट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी, सबट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यही किया हमने यहां पे, और इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑल्सो, तो यहां पे हमने यही किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, वेरीफाई करा दूं आपको एक बार, आइए जी, ये रहा इसका ऑप्शन डी। ठीक, समझ आ गया कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इसी प्रकार का ये दूसरा सवाल भी है, बिल्कुल सेम अप्रोच में आप अब इस सवाल को अटेम्प्ट करना, बिल्कुल सेम अप्रोच में। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके अपने आप से एक बार ट्राई करना, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे किया वैसे ही बिल्कुल अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके अपने आप एक बार ट्राई कर सकते हो, फिर भी अटको तो फिर आप देख लेना मेरे आंसर को। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A company issued 20,000 9% debentures of ₹100 each। इस सवाल को ना आप एक वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, 2 सितारे मारो इस सवाल पे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। अभी बताऊंगा क्यों कह रहा हूं ये, पढ़ो। A company issued 20,000 9% debentures of ₹100 each at a 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे हमने डिबेंचर्स इशू करे, 100 रुपए के फेस वैल्यू के हैं और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करे, 20,000। These debentures were to be redeemed at 15% प्रीमियम। तो देखो पहली बात 10% के डिस्काउंट पे इशू हुए और 15% के प्रीमियम पे रिडीम होंगे, 15% की प्रीमियम पे रिडीम होंगे। तो देखो यहां पे पहला तो आपके कंपनी अकाउंट्स वाला फंडा लग रहा है, आप वहां की वाली थिंकिंग करो जो आप डिबेंचर्स के चैप्टर में पढ़ते हो। जब डिस्काउंट पे इशू हो रहा हो और प्रीमियम पे रिडीम होना हो तो हम क्या करते हैं, लॉस ऑन इशू निकालते हैं, और लॉस ऑन इशू में हम डिस्काउंट भी ले लेते हैं और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी ले लेते हैं। तो डिस्काउंट है 10% का और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 15% का, तो टोटल लॉस ऑन इशू कितना हो गया, 25% का, है ना। अभी 25% ऑफ व्हाट, ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज 100। तो आपका टोटल लॉस ऑन इशू कितना हो गया, 25 रुपए का। जब आप इशू की एंट्री करोगे तो उस टाइम आप लॉस ऑन इशू डेबिट कर दोगे, है ना। लॉस ऑन इशू आप डेबिट कर दोगे, कितना डेबिट करोगे, 25 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स 20,000, दैट इज कितना आ रहा है, 5 लाख आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना, ये 5 लाख आ रहा है। तो 5 लाख रुपए आप लोग लॉस ऑन इशू को डेबिट कर दोगे। ठीक है, पहले इतना क्लियर, ठीक है। अब आगे कहता है द बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एज ऑन द डेट ऑफ इशू वॉज ₹3,70,000, 3,70,000 रुपए हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़े हुए थे। तो अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, जब आप लॉस को रिकॉर्ड कर देते हो उसके बाद साल के अंत में आप लॉस को अब राइट ऑफ करते हो। राइट ऑफ कैसे करते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम को पहले यूज करते हो जितना भी है। तो इस सवाल में कितना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,70,000 है, 3,70,000 है। ठीक है, लॉस तो पूरा राइट ऑफ हो जाता है, 5 लाख का पूरा लॉस राइट ऑफ हो जाएगा। तो जब बैलेंस बच जाता है, बैलेंस को आप कहां से लेते हो, बैलेंस आप लेते हो आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। बैलेंस कहां से लेते हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। यानी कि यहां पे पीएनएल में कितना जाएगा, जब लॉस राइट ऑफ करोगे तो पीएनएल में कितना जा रहा होगा, सिर्फ 1,30,000, पूरा 5 लाख नहीं, 1,30,000 जा रहा होगा।
ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वही सेम, हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका क्या इफेक्ट आएगा, देखो अब पढ़ते हैं। ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, आप अपने आप से फिगर आउट करो, आप अपने आप से पहले फिगर आउट करो। देखो जो हिस्सा, सिर्फ जो हिस्सा पीएनएल में राइट ऑफ हो रहा है, जो हिस्सा पीएनएल में राइट ऑफ हो रहा है, उतने ही हिस्से को आप पहले क्या करोगे, लॉस ऑन इश्यू को आप क्या करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हो एज, आप नॉन कैश एक्सपेंस भी बोल सकते हो, ये एक काइंड ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस है, और आप इसको नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी बोल सकते हो, बिकॉज ये डिबेंचर इशू से रिलेटेड लॉस है, और डिबेंचर इशू करना कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता, तो वो एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो आप इसको एज नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड कर देते हो। लेकिन सिर्फ कितना हिस्सा ऐड करते हो, पूरा 5 लाख नहीं, 5 लाख में से जो हिस्सा एक्चुअली में पीएनएल से राइट ऑफ किया गया है, उतना ही हिस्सा आप ऐड बैक करते हो। क्या आप लोगों को यह बात पता है? ऐसा क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम जो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं, उसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेते हैं, हम मोटा मोटा अगर मैं बोलूं, हम नेट प्रॉफिट लेते हैं एज पर पीएनएल, हम नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, यही लेते हैं ना। तो हमको तो बस ये देखना है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं एज पर पीएनएल ओनली, तो हमें तो सिर्फ वो खर्चा देखना है, वो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा देखना है जो पीएनएल में गया हुआ होगा। तो 5 लाख में से पीएनएल में कितना ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग खर्चा गया है, सिर्फ 1,30,000 का, इसलिए हम लोग सिर्फ 1,30,000 ही ऐड करते हैं, ना कि पूरा 5 लाख रुपए। ठीक है, तो पहला ट्रीटमेंट क्या हो गया इसका, कि आप इसको एज नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह ऐड बैक करोगे। कहां पे करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लेकिन खाली कितना करोगे? खाली 1,30,000 करोगे। पहले इतना क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब आपने डिबेंचर्स इशू करे, जब आपने डिबेंचर्स इशू करे तो आपके पास कैश आया, आपके पास कैश आ गया क्योंकि आपने कैश में इशू करे, है ना। अब कैश आया कितना एक्चुअली में, कैश का इनफ्लो हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ। अच्छा, डिबेंचर्स इशू करने से जो कैश का इनफ्लो हो रहा है, ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? आई थिंक यहां तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, है ना। अब आप खाली ये देखो कि कैश का इनफ्लो हुआ कितना है, तो देख लो हमने डिबेंचर्स कितने इशू करे थे सर, हमने इशू करे थे 20,000 डिबेंचर्स, हमने 20,000 डिबेंचर्स इशू करे थे, लेकिन हमने 10% के डिस्काउंट पे करे हैं, यानी कि हमने कितने पे करे, 100 माइनस 10, यानी 90 रुपए पे हमने डिबेंचर्स इशू करे। तो हमारे पास कैश में एक्चुअली में पैसा आया कितना, 90 रुपए के हिसाब से आया, तो 18 और 5 बार 0, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास एक्चुअली में कितना पैसा आया कैश में, 18 लाख रुपए, है ना। तो जब आप डिबेंचर की इशू की एंट्री करोगे तो आप यही तो एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब आप इशू की एंट्री करोगे तो बैंक में आप एक्चुअली में कितना डेबिट करोगे, 18 लाख की करोगे, तो यानी आपके कैश में कितना पैसा आया, 18 लाख रुपए आया। तो आप इनफ्लो दिखाओगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितने अमाउंट का, 18 लाख का। ठीक है, तो वंस आपने डिटरमाइन कर लिया कि आपने क्या क्या करना है इसका, अब आप ऑप्शन में ढूंढ लो, अब आओ ऑप्शन में ढूंढ लो। तो देखो पहले में कह रहा है एडेड 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज लॉस ऑन इशू, ये तो ठीक लग रहा है, एंड इनफ्लो ऑफ ₹20 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया, ये वाला पार्ट गलत हो गया, क्योंकि इनफ्लो तो 18 लाख का ही हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत। बी देख लो, एडेड 5 लाख रुपए अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो यही पार्ट गलत हो गया, क्योंकि हमने क्या बोला, हम तो सिर्फ 1,30,000 ऐड करेंगे, क्योंकि खाली 1,30,000 ही पीएनएल में राइट ऑफ किया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी इस वजह से गलत होगी। ठीक, सी पढ़ो, एडेड 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। एंड इनफ्लो ऑफ ₹18 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसी मजे के लिए आप एक बार चेक कर लो ऑप्शन डी में उसने क्या बोल रखा है, तो ऑप्शन डी में भी उसने वही बोल रखा है, एडेड 5 लाख रुपए अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो यही स्टेटमेंट गलत होगी, तो मैं आगे वैसे पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चेक कर लो फटाफट से एक बार आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपके मार्किंग स्कीम में भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, आपका लास्ट एमसीक्यू। अच्छा चलिए जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 भी वैसे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट।
तो क्या निकालना है आपको कि हमारा कैश का इनफ्लो कितना हुआ ऑफिस इक्विपमेंट के बेचने से, कितना पैसा हमें मिला ऑफिस इक्विपमेंट के बेचने से, ये आपको निकालना है। तो आपको ऑफिस इक्विपमेंट का पहले तो बैलेंस दे रखा है, तो बैलेंस बहुत ध्यान से पढ़ना। यहां पे 31 मार्च 2022 का बैलेंस दे रखा है, यहां पे 31 मार्च 2021 का बैलेंस दे रखा है। तो यानी ये है ओपनिंग बैलेंस, ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने क्या क्या दे रखा है, उसने बोला डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021-22 वाज 40,000, तो उसने पूरे साल की आपको डेप्रिसिएशन दे दी। फिर आपको बोला परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कितने रुपए का किया हमने, 30,000 का। और फिर आपको यह भी बता दिया उसने कि हमने जो ऑफिस इक्विपमेंट बेचा वो हमने 12,000 के प्रॉफिट पे बेचा, हमने 12,000 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा, ये भी उसने बता दिया। आपको निकालना है कि आपने एक्चुअली में कितने रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट बेचा, है ना, यानी कितने रुपए का कैश का इनफ्लो हुआ ऑफिस इक्विपमेंट बेचने से। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऑफिस इक्विपमेंट का एक अकाउंट बना सकते हो। तो एक आप यही काम करो, आप ऐसी रफ में, एमसीक्यू है ना, तो आपको कोई प्रेजेंटेशन तो करनी नहीं, इसमें तो आपको खाली सही ऑप्शन टिक करना है। तो रफ में कहीं पे जल्दी जल्दी वाला आप एक ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट खाता बना सकते हो, बेस्ट तरीका, जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, तो यहां पे बैलेंस बीडी हो गया, बैलेंस सीडी हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। तो कितना कितना था ये था 3 लाख और 2 लाख, तो यहां आ गया 3 लाख, यहां और यहां आ गया 2 लाख। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन बस अकाउंट में पोस्ट कर लो। ठीक, फिर आगे उसने बोला था डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021-22 40,000, तो डेप्रिसिएशन कहां आती है, इधर आती है, बाय डेप्रिसिएशन 40। ठीक, ओके। उसके बाद उसने बोला था कि हमने परचेज करा 30,000 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट, तो परचेज इधर आता है टू बैंक करके, यहां पे आ गया टू बैंक 30,000। और लास्ट उसने बोला था कि जो हमने ऑफिस इक्विपमेंट बेचा वो 12,000 के मुनाफे पे बेचा, तो अगर मुनाफा होता है तो वो आपके फिक्स एसेट अकाउंट में किधर आता है, डेबिट साइड पे, इधर टू पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल करके लिखना चाहिए वैसे, है ना। तो यहां पे आता है आपका गेन ऑन सेल। ठीक है, लॉस होता तो इधर आता क्रेडिट साइड पे, बट यहां पे गेन है तो यहां पे आएगा कितना, कितने का गेन है, 12,000 का। ठीक, बस तो सारी देखो, सारी इंफॉर्मेशन आपको पता लग गई। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर आपकी ऑब्वियस ही बात है इधर बचेगी, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, बाय बैंक, जो आपको एक्चुअली में कैलकुलेट करना है, राइट। तो टोटल आ गया कितना, 3,42,000। तो 3,42,000 में से आप माइनस कर दो 2,40,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,02,000। 1,02,000, तो ये आपका आंसर हो गया। ढूंढ लो ऑप्शन में, ऐसा कहीं आंसर आपको दिख रहा है तो ये रहा आपका 1,02,000। ठीक, तो चेक करा लें आपको फटाफट से, ये देखिए ये रहा आपका ऑप्शन 1,02,000। चलो ठीक है जी, तो आई थिंक हो गया, 1 मार्कर क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। तो अब हम लोग जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग 3 मार्कर्स की ओर बढ़ते हैं। तो अब आपके कितने 3 मार्कर्स है, 2। अच्छा, नंबर ऑफ 1 मार्कर्स थे कितने, ये भी एक बार आपको बता देता हूं, 1 2 3 4। तो 4 1 मार्कर थे, मतलब 4 मार्क्स के आपके एमसीक्यू था पार्ट बी में से, राइट। इसी प्रकार अब आपके 2 3 मार्कर थे, तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड इफ इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको हेड और सब हेड बताना है कि ये आइटम कौन से हेड और सब हेड में आएंगे। ठीक, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला आपका दे रखा है करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। स्टार मार्क कर रहा हूं ये, क्योंकि ये एक नई चीज है, मतलब नई चीज इन द सेंस कि आपके एक काइंड ऑफ अमेंडमेंट है, चेंज हुआ है शेड्यूल 3 में, इसलिए आपके देखो यहां पे उसने डाला भी हुआ है सैंपल पेपर में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत चांसेस है ये आपसे पूछा जाए आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, बिकॉज ये आपका एक चेंज है, शेड्यूल 3 में चेंज है। अच्छा, कौन से सब हेड और हेड में आता है ये, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये तो चलो आता तो करेंट लाइबिलिटीज में है, लेकिन कौन से सब हेड में, ध्यान रखना, पहले ये आता था अदर करेंट लाइबिलिटीज में, बट अब ये क्या हो गया, शेड्यूल 3 हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया, अमेंड हो गया है। तो नए शेड्यूल 3 में चेंज के बाद अब आपको ध्यान रखना है कि करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आपके शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, आपकी किताब में अगर गलती से आपको कोई कहीं पे पुराने सवालों में वो अदर करेंट लायबिलिटी दिख जाए तो उसको भी वहां पे भी काट के अब इसको ठीक कर देना, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला भी स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि यहां पे भी थोड़ा सा चेंज है। क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एसेट है, तो ये कौन से मेन हेड पे आता है? ये नॉन करेंट एसेट। ये तो आप लोगों को बात पता होगी। ठीक है, अच्छा ये कौन से सब हेड में आएगा? तो अब पूरा नाम आपका हो गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। ये पूरा नाम हो गया है। ठीक है जी, पहले क्या होता था? फिक्स्ड एसेट बोलता था, फिक्स्ड एसेट लिखते थे और उसके अंदर हम कैटेगराइजेशन करते थे टेंजिबल इनटेंजिबल। तो अब वो फिक्स्ड एसेट हटा के क्या कर दिया है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट, ये बड़ा सा नाम कर दिया है। और इसमें भी कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा वो भी लिख देना, कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपके सारे टेंजिबल एसेट्स आते हैं। तो पहले यहां पे फिक्स्ड एसेट होता था और नीचे हम बोलते थे आपका टेंजिबल एसेट। तो अब ये आपका चेंज हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और ये नीचे आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक, तो ये भी क्लियर। ओके, प्रोविजन फॉर वारंटीज कह रहा है, प्रोविजन फॉर वारंटीज। तो प्रोविजन फॉर वारंटीज याद रखना, ये एक लॉन्ग टर्म नेचर की प्रोविजन होते हैं, ये लॉन्ग टर्म नेचर के प्रोविजन होते हैं। तो ये कहां आएगा? प्रोविजन है तो लाइबिलिटी में आएगा। कौन सी में? नॉन करेंट लाइबिलिटी में। और क्योंकि मैंने बोला ये लॉन्ग टर्म नेचर के प्रोविजन है तो ये कहां पे आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। ठीक है, ये आई थिंक सिंपल है। और देखता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक करंट लाइबिलिटी होती है। तो एक करंट लाइबिलिटी मेन हेड में आता है और कौन से सब हेड में आता है? ये अदर करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट है। अच्छा, कैपिटल एडवांसेस। तो कैपिटल एडवांसेस भी आपको पता होगा ये लॉन्ग टर्म नेचर के एडवांसेस होते हैं। तो ये नॉन करेंट एसेट में आते हैं। मेन हेड नॉन करेंट एसेट का हो गया। और सब हेड कौन सा हो गया? ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और सिक्स्थ है एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कोई एडवांस रिकवर होने वाला है तो ये हमारा करंट एसेट हो जाता है। और करंट एसेट में कहां आता है? ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बस ये क्वेश्चन था आपका। तो 6 पार्ट से 3 नंबर का है, तो हर पार्ट की वेटेज हो गई हाफ हाफ की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करना था। तो वैसे आई थिंक दिस इज सिंपल। ठीक, और आपका अगला क्वेश्चन नंबर भी डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट 3 मार्कर। क्वेश्चन नंबर 32, लाला लिमिटेड एंड बाला लिमिटेड यूज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो कह रहा है कि दो कंपनीज है, दोनों अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, दीज वेरिएशंस लीव अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है भाई? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस जब हम अलग अलग कंपनीज को सेम अकाउंटिंग ईयर के लिए कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, है ना। तो कंपनी ए कंपनी बी हम एक साल के लिए कंपेयर करते हैं, या फिर हम ये भी हो सकता है कि किसी एक साल में हम अलग अलग डिविजन्स को कंपेयर करें, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो कह रहा है कि क्योंकि दोनों कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करती हैं इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए, इस वजह से ये जो वेरिएशन आ जाती है वो क्वेश्चन मार्क लगा देती है हमारे एनालिसिस में, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में। ठीक है, यहां पे हमारा रिलायबल नहीं रहता क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, क्योंकि अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही है। ठीक है, एंड कंपैरिजन ऑफ दीज टू फर्म्स वाज नॉट पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन मार्क की वजह से डाउटफुल हो गया हमारा यहां पे एनालिसिस, इस वजह से हम दोनों भी कंपनी को कंपेयर नहीं कर पाए। तो ये आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट टाइप दे रखी है। तो अब इसी के ऊपर सवाल क्या बोल रहा है वो आपसे, आइडेंटिफाई द एक मिनट देना, हाँ, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस हाईलाइटेड इन द अबव सिचुएशन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटेशन, और उसके अलावा ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 2 अदर लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस अपार्ट फ्रॉम द आइडेंटिफाइड अबव। तो आपको पहले तो ऊपर की स्टेटमेंट से स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लिमिटेशन की बात कर रहा है, और उसके बाद आपको रेशियो एनालिसिस के 2 अलग अलग और भी लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करना है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो भाई पहले ऊपर वाली की बात करो, तो ऊपर जो लिमिटेशन है ना उसने कहीं ना कहीं अपने आप ही लिख दी, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, है ना। तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो इस वजह से क्या आपकी लिमिटेशन बन गई,
इसमें आपकी एक लिमिटेशन है, आप अपनी किताब से देख लेना, वैसे ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मोर लाइक अ थ्योरी क्वेश्चन। तो एक आपकी लिमिटेशन होती है वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसमें आप यही सेम एक्सप्लेनेशन डाल देना कि जब भी कोई कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कुछ फॉलो करती है तो इससे दोनों कंपनीज को कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपकी लिमिटेशन बन गई। ठीक है, और इसके अलावा देखो आपको दो कोई भी और लिमिटेशंस आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना है। तो देखो यार लिमिटेशंस बहुत सारी इसमें बन सकती है, बहुत सारी। क्या क्या, जब भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई रिलेटेड या एनालिसिस से रिलेटेड लिमिटेशन बोले तो सबसे मजेदार सबसे कॉमन जो आपकी लिमिटेशन होती है दो, वो तो आप डाल दो। क्या, पहला होता है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, मेरे ख्याल से आपने 11वीं में भी पढ़ रखा होगा कि अकाउंटिंग में ओवरऑल ही हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं। तो चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन हो, चाहे कोई एनालिसिस की लिमिटेशन हो, ये आपकी बन जाती है लिमिटेशन। सिमिलरली एक और ऐसी लिमिटेशन होती है जो हर जगह कॉमनली आ जाती है, वो है इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, है ना। अब ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, अगेन एक बड़ी कॉमन आपकी लिमिटेशन है। तो दो तो आप देखो ऐसे ही लिख दोगे और इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करना मतलब, क्योंकि अकाउंटिंग में ओवरऑल ही हम लोग सिर्फ वही चीजें लेते हैं जो मॉनिटरी टर्म्स में मेजर होती है, इस वजह से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आपके इग्नोर हो जाते हैं। तो आप कोई भी एनालिसिस करते हो उसमें सिर्फ हम मॉनिटरी टर्म्स में सारी एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम लेते ही नहीं है। ठीक, सिमिलरली दूसरे में कह सकते हैं इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस की, जैसे इंफ्लेशन का इफेक्ट है वो इग्नोर हो जाता है आपके एनालिसिस में। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी कोई भी कॉमन ले सकते हो, जैसे आपका एक होता है विंडो ड्रेसिंग। ये एक बड़ा कॉमन होता है, आपने बचपन से ये भी पढ़ रखा है कि विंडो ड्रेसिंग की वजह से हमारी एनालिसिस पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। ठीक है, अगर हमारी विंडो ड्रेसिंग हो रखी होगी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अकाउंटिंग में, तो इस वजह से हमारी एनालिसिस भी बेकार हो जाएगी। ठीक है, और भी आप अपनी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो कि भाई यहां पे सिर्फ हिस्टोरिकल एनालिसिस होती है, सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा को कंसिडर किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो आपको तो कोई भी दो और एक्सप्लेन करने हैं तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करके कर सकते हो। एक और बड़ा कॉमन होता है कि यहाँ पे बायस का इफेक्ट रहता है ना, फ्री फ्रॉम बायस नहीं होता। तो इस तरह की आपकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं जो कॉमन है। ये आपको सारी कॉमन लिमिटेशंस है, हर जगह दिख जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस में दिख जाएगी, अकाउंटिंग की लिमिटेशन में दिख जाएगी, एनालिसिस के लिमिटेशंस में दिख जाएगी, हर जगह आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो बस ये आपका एक सवाल था यहां पे। ठीक है, तो इसी के साथ 3 मार्कर भी खत्म। अब हम फटाफट से 4 मार्कर्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। आपका 4 मार्कर का एक ही सवाल है, तो पढ़ते हैं क्या कहता है। डिटरमाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या निकालना है, एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है और आपको नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में इस साल 3 नए रेशियोज ऐड हुए हैं। कौन से हुए हैं? एक हुआ आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, एक हुआ आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, एक हुआ आपका नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो अब ये देखो, ये पूरा जो क्वेश्चन 33 है रेशियो के ऊपर क्वेश्चन है, दोनों भी, ऊपर भी नीचे भी चॉइस है और दोनों भी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन है। और आप नोट करना दोनों में भी, दोनों चॉइस क्वेश्चंस में आपका एक एक नया रेशियो डाला हुआ है। आप इस सवाल में देखोगे तो उसने क्या डाला हुआ है, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, और वाले सवाल में देखोगे तो उसने डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो डाला हुआ है। इसका मतलब आप अज्यूम कर सकते हो सेफली कि काफी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में तीनों में से एटलीस्ट कोई ना कोई एक तो नया रेशियो आएगा ही आएगा। तो जो तीनों नए रेशियोज आपके कोर्स में ऐड हुए हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। चलो जी, तो अब इस सवाल में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई निकालना है और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है। एक बार फटाफट से इंफॉर्मेशन पढ़ लेते क्या दे रखी है। आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6 लाख का, टैक्स रेट दे रखा है 40%, 15% डिबेंचर्स दे रखे हैं 20 लाख के, 10% का बैंक लोन दे रखा है 20 लाख का, और फिर आपको 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है और सेल्स दे रखा है, और फिर आपको सेल्स रिटर्न भी दे रखा है। ठीक, तो पहले तो आपको ये दे रखी है चीजें। तो सर अब हम इस सवाल को करेंगे कैसे, तो चलो इस सवाल को प्रॉपर्ली कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33। तो पहले आप एक काम कर सकते हो, मतलब प्रेजेंटेशन अलग अच्छे से करना है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं आप, लेकिन अच्छे से करना है। आप पहले एक काम करो, आप दोनों के फॉर्मूले लिख लो। पहले आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देखो, क्या होता है भाई? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल इंप्लॉइड इंटू 100, यही होता है। और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्जाम में मत लिखना प्लीज, शॉर्ट शॉर्ट में पूरा पूरा लिखना। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट एसेट। नेट एसेट मतलब यहां पे हम कैपिटल इंप्लॉयड ही ले लेते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड को ही हम नेट एसेट बोल देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है भाई? ये होता है नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स बोले तो सेल्स मतलब ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये होता है आपका। ठीक है, तो मतलब आपको दोनों चीजें निकालने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, कैपिटल इंप्लॉयड आपको दोनों रेशियो के लिए चाहिए, और आपको फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स चाहिए। दोनों तीनों इंफॉर्मेशन आपको यहां पे चाहिए। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आप अपनी वर्किंग्स में तीनों चीजें कैलकुलेट कर लो स्टेप बाय स्टेप। तो पहले आप चाहे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट कर लो। ये कैसा आएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को वही अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लेके आना चाहता हूं तो 1 माइनस टैक्स रेट करके ला सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें मैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स ऐड कर दूंगा, तो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम चीज हमने अभी एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के क्वेश्चन में भी करी थी, तो सेम चीज यहां पे कर रहे हैं। चलो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 6 लाख दे रखा है। 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना है? 40% है, तो 1 माइनस 40% प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो क्या क्या है आपके लॉन्ग टर्म डेट? एक तो 15% डिबेंचर है 20 लाख का, तो 20 लाख का 15% कितना हो गया? 3 लाख। तो 3 लाख हो गया आपका, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्लस एक आपका 10% का बैंक लोन भी है, तो ये भी हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट का ही पार्ट। तो 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख, तो 5 लाख का टोटल हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा आपको। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 60% करोगे तो आएगा 10 लाख प्लस 5 लाख। ठीक, तो आंसर क्या आ गया आपका? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का 15 लाख। तो ये निकाल लिया आपने। अच्छा, अब कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लो। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालोगे? यहां पे आपको लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप लोगे शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में देखो बहुत सारी चीजें दे रखी है आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 40 लाख का, ये ले लोगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है 30 लाख का, ले लोगे। फिर आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखे 10 लाख के, ले लोगे। तो ये आपका हो गया पहले शेयर होल्डर्स फंड, प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स में आपको एक तो 15% के डिबेंचर्स दे रखे हैं, कितने हैं, कितने रुपए के थे? 20 लाख के, तो ये ले लोगे। और आपको 10% का बैंक लोन दे रखा है, ये भी 20 लाख का है, तो ये भी ले लोगे। बस सबको जोड़ दो, ये तो आपका आंसर आ जाएगा 70 और 10 80 और 40 1 करोड़ 20, तो ये आ गया 1 करोड़ 20 लाख। ठीक, फिर आपको क्या चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए। ये कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स आपको कितनी दे रखी है? 3 करोड़ 75 लाख। सेल्स रिटर्न दे रखी है 15 लाख, तो ये आ गया आपका 3 करोड़ 60 लाख। बस अब आप अपना रेशियो निकाल लो फटाफट से। तो सबसे पहले आपका क्या बोला था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला था ना, तो ROI निकाल लो। तो ROI का अब फॉर्मूला आप लिख चुके हो, तो अब आपको चाहे तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अब बस फिगर्स पुट कर लो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने निकाला 15 लाख, और कैपिटल इंप्लॉयड आपने निकाला 1 करोड़ 20 लाख। इंटू 100, तो ये देख लेते कितना आ रहा है? 15/120 इंटू 100, तो ये आ रहा है
12.5%, 12.5%। और लास्ट आपको निकालना था नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये कैसे निकाला था? आरएफओ बोला था, आरएफओ है आपका 3,60,00,000 का, डिवाइडेड बाय नेट एसेट, यानी यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेना है, यानी 1,20,00,000। ठीक, तो ये कितना आ गया? 36 डिवाइड बाय 12, दैट इज आपका आंसर आ गया 3 टाइम्स। ठीक, 3 टाइम्स। ठीक है, हो गया। तो फटाफट से एक बार चेक करा लेते हैं आपको आंसर। इतना सा काम करने के 4 नंबर है आपके, तो बस आप आंसर चेक कर लो। प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बस साफ साफ करनी है, इस बात का ध्यान रखना, फॉर्मूले जरूर लिखने हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया 12.5%। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर लेना। फाइनल आंसर चेक करा रहा हूं मैं, खाली नेट एसेट टर्नओवर रेशियो आ गया आपका 3 टाइम्स। ठीक, तो इस प्रकार से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, और उन्होंने कोई ऐसा ब्रेकअप नहीं दे रखा, तो आप मान सकते हो कि 2 रेशियोस निकालने, तो 2-2 नंबर के दोनों रेशियोस की वेटेज हो गई। ठीक है जी, चलो तो इसी प्रकार से इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं क्या कहता है। और वाला पार्ट, तो इसमें लिखा हुआ है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज 0.3:1। तो आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड चल रहा है 0.3:1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंप्रूव, डिक्लाइन और विल हैव नो चेंज ऑन द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो आपका सवाल क्या है कि आपको डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो दे रखा है, और आपको बताना है कि जो ट्रांजैक्शन दी है इससे आपके रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, विद रीजन। ठीक है, ऑल्सो गिव रीजन फॉर द सेम, तो आपको रीजन के साथ देना है। चलिए, तो इस तरह का सवाल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस तरह का सवाल करने के लिए आपको अपनी सहूलियत के लिए हाइपोथेटिकल फिगर्स अज्यूम कर लेनी चाहिए। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इसका पहले तो फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, यही होता है। तो आप अज्यूम कर लो, आप लॉन्ग टर्म डेट अज्यूम कर लो, कितना? लॉन्ग टर्म डेट आप अज्यूम कर लो 3 लाख रुपए, और कैपिटल एम्प्लॉयड आप अज्यूम कर लो 10 लाख रुपए। तो ये आपकी अज्यूम्ड फिगर्स हो गई, ये आपकी क्या हो गई? अज्यूम्ड फिगर्स हो गई। तो इससे क्या होगा? आप रेशियो निकाल लेना, तो आपका जो गिवन रेशियो भी है 0.3:1 ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 अप्रोच है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच भी है, एसेट साइड अप्रोच भी है। लाइबिलिटी साइड से अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकलता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। और अगर आप एसेट साइड से निकालना चाहो तो कैसे निकलता है? टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग पार्ट्स पढ़ते हैं और इसका आंसर निकालना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹10 लाख फॉर 9 लाख रुपीज। हमने 10 लाख रुपए के इक्विपमेंट 9 लाख रुपए पे बेचे। तो अब इससे आप क्या करोगे? आप फटाफट से 3-4 लाइन छोड़ के न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो निकालो। अब ये काम रफ में भी कर सकते हो, आप वर्किंग में भी कर सकते हो, आपको जैसे सही लगे। आप न्यू रेशियो निकालो। आपका मेन आंसर तो क्या है? आपको इंपैक्ट बताना है और उसका अपना एक ब्रीफ रीजन देना है, 1 लाइन का। मेन तो आपका आंसर ही है। इसके अलावा आप जो भी काम करते हो या तो वो रफ वर्क का पार्ट होगा और या तो वो वर्किंग नोट का पार्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना? तो अब आप न्यू रेशियो निकालो। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आप पहले ओल्ड फिगर्स लिख लो। 3 लाख ये मेरे लॉन्ग टर्म डेट है और 10 लाख। तो जब मैंने इक्विपमेंट बेचा, तो इससे पहली बात मेरे लॉन्ग टर्म डेट पे तो कोई चेंज नहीं आया, लॉन्ग टर्म डेट पे तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो मैं कह सकता हूं मेरे लॉन्ग टर्म डेट तो 3 लाख रुपए ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या फर्क पड़ा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे फर्क देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप इन दोनों में से कौन से फॉर्मूले को रेफर करोगे। अब यहां पे एसेट की बात हो रही है, इक्विपमेंट एक एसेट है, एसेट का कुछ मूवमेंट हो रहा है, एसेट में कुछ चेंज हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है अब यहां पे आपको एसेट साइड के बेसिस पे सोचना पड़ेगा। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा होगा, जब आपने 9 लाख रुपए के इक्विपमेंट बेचे, कितने? हाँ 10 लाख के, सॉरी 10 लाख के इक्विपमेंट बेचे। तो एक तो आपका 10 लाख रुपए से इक्विपमेंट चला गया, 10 लाख रुपए का आपका एक एसेट चला गया, तो भी मैं हटा देता हूं। लेकिन 9 लाख रुपए आपके पास कैश में भी आ गए, क्योंकि 9 लाख रुपए आपने 9 लाख रुपए पे बेचा। तो यानी कि अब आपका नया रेशियो कितना निकल के आ गया?
सॉरी नया कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आ गया, 9 लाख। ठीक है, तो अब आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि आपकी न्यू रेशियो कितनी है। ये मैंने क्या लिख दिया, 3 लाख लिखना था ना यहाँ पे, तो दिस इज 3 लाख। अब ठीक है, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो, तो अब आपकी न्यू रेशियो निकल के आएगी 0.33:1, 0.33:1। तो 0.3:1 से बढ़ के क्या हो रही है, 0.33:1। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, इंप्रूव बोला था ना, कि इंप्रूव है, तो हम वर्ड यूज करेंगे इंप्रूव। और रीजन क्या बोलेंगे, सिंस कैपिटल इंप्लॉयड, सिंस कैपिटल इंप्लॉयड decreases without any change in long term debts, विदाउट एनी चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब मैं ना हाथ का आपको आंसर दिखाते हुए चलूंगा, बिकॉज एक उसमें उन्होंने गलती कर रखी है। तो यहां पे देख लो, फर्स्ट में उसने बोला रेशियो इंप्रूव होगी, रीजन कैपिटल इंप्लॉयड विल डिक्रीज एंड डेट विल रिमेन सेम। मैंने क्या इंक्रीज लिखा, डिक्रीज, हाँ सही लिखा है ना, हाँ ठीक है, एंड डेट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड। चलिए सेकंड कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹1,00,000 फॉर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 15 मंथ्स। तो पहले आप इतना पढ़ोगे कि हमने ₹1,00,000 के गुड्स परचेज करे, तो मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई, और मैंने क्रेडिट पे परचेज करे और मुझे 15 महीने का क्रेडिट मिला। तो जब 15 महीने का क्रेडिट मिला, तो हमें ऐसे पढ़ के लगता है कि यार 12 महीने से ज्यादा का क्रेडिट मिला, तो मतलब हमारी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ गई, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई। लेकिन अब देखो इसने आगे क्या चिपका दिया, अज्यूमिंग ऑपरेटिंग साइकिल इज 18 मंथ्स। ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने है, तो जब आपका ऑपरेटिंग साइकिल ही 18 महीने है, तो अब आपको 15 महीने 12 महीने से तो ज्यादा है, बट क्योंकि वो ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, तो अब आप इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं, आप इसको करेंट लाइबिलिटी ही बोलोगे, आप इसको करेंट लाइबिलिटी बोलोगे। तो इसलिए आपका क्रक्स क्या हो गया, इन्वेंट्री बढ़ गई, करेंट लाइबिलिटी भी बढ़ गई। क्रक्स आपका पूरी बात का ये हो गया। ठीक है, चलो अब इसकी हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो कितना होगा, तो पहले ओल्ड फिगर्स लिख लेता हूं, 3 लाख और 1 लाख। अब यहां पे थोड़ा सा केयरफुली देखना, थोड़ा सा केयरफुली देखना, 1 लाख नहीं 10 लाख, सॉरी 10 लाख। अब पहली बात, लॉन्ग टर्म डेट देखो, क्या लॉन्ग टर्म डेट में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इवन तो 15 महीने का क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं नॉन करेंट लाइबिलिटी आ तो रही है, आपको देख के लगता है, बट क्योंकि आगे सवाल ने बोल रखा है कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का, तो इसलिए इन नटशेल अब हम बोलेंगे कि भाई हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये तो हमारा वही रहा, जीरो, नो चेंज। अब कैपिटल इंप्लॉयड, तो कैपिटल इंप्लॉयड पे इफेक्ट समझने के लिए फिर से आप देखो कि आप कौन से साइड का अप्रोच लोगे। तो यहां पे एसेट की बात हो रही है, एसेट पे बदलाव हो रहा है, करेंट लाइबिलिटी पे बदलाव हो रहा है, तो यहां पे भी आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो अब आप यहां पे आप एक बात देखो, एक तरफ हमने बोला टोटल एसेट्स में हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही है और हमारी करेंट लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहां पे कहीं ना कहीं ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे होंगे, तो हमारी करेंट लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो आप देखो, एक प्लस का आइटम बढ़ रहा है, एक माइनस का आइटम बढ़ रहा है, बात समझ रहे हो, एक प्लस का आइटम बढ़ रहा है, एक माइनस का आइटम बढ़ रहा है। कितने कितने रुपए से बढ़ रहा है, इन्वेंट्री भी 1 लाख रुपए की आ रही है, तो इन्वेंट्री 1 लाख रुपए से बढ़ रही है, और माइनस का आइटम बढ़ रहा है 1 लाख रुपए से। तो एक प्लस का आइटम बढ़ रहा है, एक माइनस का आइटम बढ़ रहा है। तो अगर आप नेट में देखोगे, प्लस और माइनस ये आपस में कैंसिल ऑफ हो रहे हैं, तो यहां पे आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे कि भाई एक तो 1 लाख रुपए का इन्वेंट्री बढ़ रही है, लेकिन एक हमारी करंट लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन वो माइनस में आती है, इसलिए हमें माइनस और करना पड़ेगा 1 लाख। तो इन नटशेल क्या हुआ, इन नटशेल क्या हुआ, लॉन्ग टर्म डेट तो मेरे 3 लाख ही है, और मजे की बात यह है कि कैपिटल इंप्लॉयड भी अभी भी मेरे 10 लाख ही रह रहे हैं, तो मेरा रेशियो क्या आ गया, 0.3:1, 0.3:1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, नो चेंज। रीजन में क्या लिखोगे, सिंस लॉन्ग टर्म डेट्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड रिमेन्स अनचेंज्ड।
ठीक है, तो एक बार आंसर चेक करा लें आपको। देखो रेशियो विल रिमेन सेम, मतलब नो चेंज। रीजन क्या बोला, बोथ डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये आपका रीजन हो गया सिंपल सा। ठीक है, थर्ड देखते क्या कह रहा है। और थर्ड में आई थिंक आंसर में उन्होंने गलती भी कर रखी है। तो कहते हैं कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 लाख। तो हमने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर्स में 2 लाख। तो 2 लाख के डिबेंचर्स कम हो गए और 2 लाख के इक्विटी शेयर्स बढ़ गए। चलो समझते हैं। तो पहले न्यू रेशियो निकालो। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आप पहले ओल्ड फिगर ले लो। तो लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख के है और कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख का है। ठीक है, तो पहले लॉन्ग टर्म डेट की ओर नजर मारो। तो अब वैसे देखो यहां देख के लगता है कि हमारे डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब हमारे डिबेंचर्स कम हो रहे हैं। तो डिबेंचर्स कम हो रहे हैं तो आपके जल्दी जल्दी में दिमाग बोलेगा कि अरे डिबेंचर्स कम हो रहे हैं मतलब हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कम हो रही है या हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज कम हो रही है, मतलब इन शॉर्ट हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स कम हो रहे हैं। ऐसे जल्दी जल्दी में पढ़ के ये लगता है, लेकिन यहां पे आपको केयरफुल रहना है। जब भी डिबेंचर्स रीपे होते हैं, रिडीम होते हैं या कन्वर्ट होते हैं, तो ये जो डिबेंचर्स रीपे हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, ये आपके होते हैं वही डिबेंचर्स जो होते हैं करेंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट। क्योंकि जो रिडीमेबल हो जाते हैं डिबेंचर्स वंस, जो शॉर्ट पीरियड में 1 साल के अंदर या वर्किंग आपके ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के अंदर जो रीपेबल होते हैं डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल होते हैं, वो अब हमारे लिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बन जाती है, जिसको हम लोग बाय कॉन्सेप्ट बोलते हैं करेंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और ये होता है आपके पार्ट ऑफ करेंट लाइबिलिटी। तो यहां पे आपकी जब डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपकी कोई लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं कम हो रहे, आपकी करेंट लाइबिलिटीज कम हो रही है, आपकी करेंट लाइबिलिटीज कम हो रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ आ गई। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। आप आ जाओ। तो इन नटशेल अगेन यहां पे भी आप बोल सकते हो कि आपके लॉन्ग टर्म डेट्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अब आ जाओ आप अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आप कोई भी साइड देख सकते हो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में आप यहां पे क्योंकि एक करेंट लाइबिलिटी भी कम हो रही है और आपके दूसरी साइड पर अगर आप देखोगे तो आपके इक्विटी शेयर्स बढ़ रहे हैं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है। तो आप कोई भी साइड का अप्रोच ले सकते हो। मैं लाइबिलिटी साइड का अप्रोच ले लेता हूं, ठीक है, तो मैं ये वाला अप्रोच ले लेता हूं यहां पे। तो यहां पे मेरे शेयर होल्डर्स फंड बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। शेयर होल्डर्स फंड बढ़ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डेट में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो कितने रुपए का कन्वर्जन था? 2 लाख का। तो इन नटशेल मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपए से बढ़ रही होगी। इन नटशेल मेरी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 2 लाख रुपए से बढ़ रही होगी। तो अब मेरा नया रेशियो क्या आ गया? 3 लाख तो मेरे लॉन्ग टर्म डेट्स है और 12 लाख के मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो 1/4 दैट इज 0.25:1। तो यहां पे रेशियो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वर्ड क्या बोला था इन्होंने? डिक्लाइन बोला था, तो मैं डिक्लाइन लिखूंगा। रीजन क्या लिखूंगा? सिंस कैपिटल एम्प्लॉयड increases without any change in long term debts। और यहां पे आप एक्सप्लेन करोगे कि डिबेंचर्स बीइंग कन्वर्टेड इज अ पार्ट ऑफ करेंट लाइबिलिटी, ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज करेंट मेच्योरिटीज, पूरा लिखना, ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कॉन्सेप्ट एज पर शेड्यूल 3। ठीक है, ये पूरा हम लोग करते हैं एज पर शेड्यूल 3। ठीक है, तो इसके साथ आपका रीजन कंप्लीट होगा। तो अब एक बार हम सीबीएसई का आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। तो आंसर तो उनका भी डिक्लाइन आ रहा है, यहां तो आंसर भी डिक्लाइन आ रहा है, तो वो हमारा भी डिक्लाइन आ रहा है। बट इनका रीजन पढ़ना, डेट विल डिक्रीज, ये इन्होंने बोल दिया क्योंकि ये भूल गए, ये कॉन्सेप्ट लगाना भूल गए, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का कॉन्सेप्ट लगाना भूल गए। तो ये आपका गलत है, ये आंसर गलत दे रखा है। और कैपिटल एम्प्लॉयड विल रिमेन सेम, ये पता है इन्होंने क्यों बोला है? हमारे आंसर में हमने क्या बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, सॉरी बढ़ रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा बढ़ रहा है। इन्होंने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड विल रिमेन सेम क्योंकि इन्होंने बोला कि हमारी पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड थी 10 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए से हमारा शेयर कैपिटल बढ़ रहा है और 2 लाख रुपए का उन्होंने जो डिबेंचर रिडीम हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, उसको उन्होंने लॉन्ग टर्म डेट की तरह ही ट्रीट किया है। तो 2 लाख रुपए से उनका लॉन्ग टर्म डेट भी कम हो रहा है। तो 2 लाख से शेयर कैपिटल बढ़ने की वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ भी रहा है, लेकिन 2 लाख से
डिबेंचर्स कन्वर्ट होने की वजह से, कम होने की वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड कम भी हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल ऑफ होके ये उनका आंसर आ रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख ही रह रहा है। बट दिस इज रॉन्ग। रीजन क्या है? क्योंकि 2 लाख का जो डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म डेट कम नहीं हो रहा है, ये हमारी करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए इनका आंसर गलत है। बिकॉज ये करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना भूल गए। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां पे सही है। ऑल्दो हमारा ये वाला पार्ट तो मैच कर गया, लेकिन रीजन थोड़ा अलग हो गया हमारा, बट रीजन अपना सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना सही है। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या कहता है? टैक्स रिफंड ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ये तो चलो इजी लग रहा है मेरे को, टैक्स रिफंड। आ जाओ फोर्थ में। तो वही 2-3 लाइन छोड़ के पहले न्यू रेशियो निकाल के चेक कर लो। तो न्यू रेशियो कितनी आ रही है? पुरानी फिगर्स ले लो, 3 लाख और 10 लाख। 3 लाख और 10 लाख। चलो, टैक्स रिफंड आ रहा है हमारे पास, है ना? तो इसे क्या हो रहा है? टैक्स रिफंड आना मतलब एक बात समझो कि कैश में मेरे पास टैक्स का कुछ पैसा वापस आ रहा होगा, और टैक्स रिफंड को हम लोग या तो इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, या हम मानते हैं कि टैक्स एक्सपेंस कम हो रहा है। दोनों में से कोई भी चीज मान लो कि टैक्स एक्सपेंस कम हो रहा है, यहाँ पे टैक्स का कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। दोनों में से आप कोई भी चीज मान सकते हो। तो इससे हमारा इफेक्ट क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म डेट में कुछ भी नहीं, लॉन्ग टर्म डेट में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरे पास कैश आ रहा है। कैश आ रहा है मतलब मेरा एसेट बढ़ रहा है। तो आप अगर यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट साइड अप्रोच लोगे, तो आपको उससे आंसर मिल जाएगा कि मेरा कैश बढ़ रहा है, मेरा कैश बढ़ रहा है। वैसे आप इसको अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी देख सकते हो, क्योंकि अगर मेरे पास टैक्स का रिफंड आ रहा है, अमाउंट दे रखा है क्या उन्होंने 50,000, तो 50,000 का अगर टैक्स का रिफंड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं टैक्स के रिफंड आने से मेरा शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा, बिकॉज मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड से भी देखोगे तो आपको आंसर ये मिलेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा। आप एसेट साइड से भी देखोगे तो आपका आंसर यही मिलेगा कि आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इन नटशेल मेरा 50,000 रुपए से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा। तो अब आंसर क्या आ जाएगा नया? 3 लाख का तो लॉन्ग टर्म डेट रह रहा है, प्लस 10,50,000 सॉरी डिवाइडेड बाय 10,50,000, ये मेरा नया कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है। तो 3 डिवाइड बाय 10.5, तो आंसर आ रहा है मेरा 0.29, मान लो 0.29:1 राउंड ऑफ करके। तो यानी यहां पे डिक्लाइन हो रहा है रेशियो, तो वी विल राइट डिक्लाइन। और रीजन में क्या लिखेंगे? सिंस कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीजेस बाय ₹50,000, ठीक है, बाय ₹50,000 नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, विदाउट एनी चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट। चलो ठीक है, तो चेक कर लो आप फोर्थ का आंसर। हमने ये लिखा आंसर, तो रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो रहा है, डेट अनचेंज रह रहा है। तो ये आपका बिल्कुल आंसर मैच कर गया। तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर मतलब मेन आंसर ठीक है, लेकिन उसका जो रीजन है वो गलत है। थर्ड का रीजन जो सीबीएसई का है वो गलत है। ठीक है जी, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन, मतलब पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन ही समझ लीजिए। तो ये आपका 6 मार्कर का क्वेश्चन है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछा गया है। चलिए, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। तो कहानी पढ़ते क्या है? आशना, एन एल्यूमिनस ऑफ सीबीएसई स्कूल, इनिशिएटेड हर स्टार्टअप SmartPay in 2015. SmartPay is a service platform that processes payment via UPI and POS and provides credit or loans to their clients. तो बेसिकली कहानी है कि भाई आशना ने एक कोई स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कुछ बेसिकली सिंपल भाषा में कुछ वो लोन क्रेडिट वगैरह अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रही थी। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22, तो हमारा साल क्या चल रहा है? 21-22, SmartPay issued bonus shares in the ratio of 5:1 by capitalizing reserves. तो कंपनी ने क्या किया? कुछ बोनस शेयर्स इशू करे 5:1 के रेशियो में। 5:1 के रेशियो का मतलब क्या हुआ? हर 5 के बदले 1 शेयर, हर 5 के बदले 1 शेयर बोनस के तौर पे इशू करे कंपनी ने। द प्रॉफिट्स ऑफ SmartPay in the year 2021-22 after all appropriations was 7.5 लाख रुपए. This profit was arrived
आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग आइटम। तो ये प्रॉफिट हमारा दे रखा है पूरे साल का 7.5 लाख रुपए आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस। ये आया कैसे? सारी नीचे जो आपको कुछ चीजें दे रखी ये एडजस्ट करने के बाद आया। जैसे पहला उसने दे रखा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000, फिर दे रखा है डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40,000, फिर दे रखा है लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू फायर, लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू फायर 20,000 रुपए, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर 10,000 रुपए। तो देखो पहले इतनी बात पे ध्यान रखना। एक बात देखो, लॉस बाय फायर क्या है? ये एक अबनॉर्मल नेचर का लॉस है। ये आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का लॉस है बेसिकली। सिमिलरली जो इंश्योरेंस क्लेम मिला लॉस के अगेंस्ट, ये क्या है? ये भी एक अबनॉर्मल, अब गेन मान लो, तो ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का गेन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, नेट में लॉस क्या हुआ है? मैं बोल रहा हूं 20,000 का लॉस हुआ, 20,000 का लॉस हुआ, जिसमें से 10,000 रुपए मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, ठीक है। तो नेट लॉस कितना हुआ? नेट में नुकसान कितना हुआ? 10,000 रुपए। पहले आप इतना बात समझ गए होंगे, आई होप तो, ठीक है, ओके। इसके अलावा फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड ₹30,000। तो कुछ इंटरेस्ट है ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 30,000 का, फिर टैक्स रिफंड है 20,000 का, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं आपकी प्रॉफिट्स में, कुछ बेसिकली आपने ये एडजस्टमेंट्स कर रखी है। फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने आपको कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं 31 मार्च 2022 के और 31 मार्च 2021 के। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। सबसे पहले दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस है 12 लाख रुपए, ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख रुपए। तो पहले तो आप ये बात समझ गए कि 2 लाख रुपए से आपका शेयर कैपिटल बढ़ा, बट क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? बोनस की वजह से बढ़ा। आप देख लो, आप इसका इंटू 1/5 करके देखो, हर 5 के बदले 1 शेयर इशू हो रहे थे ना, तो 10 लाख का इंटू 1/5 करो, तो ये आएगा आपका 2 लाख रुपए, ये आएगा आपका 2 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल बढ़ा है, ये हमने कोई कैश में शेयर इशू नहीं करे, ये हमने बोनस इशू किया है, ठीक है। और ध्यान रखना, जब बोनस पे शेयर इशू होते हैं तो कोई भी आपका कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता, ठीक है। चलो अब देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5 लाख से कम होके हो रहा है 3 लाख रुपए, 5 लाख से कम होके हो रहा है 3 लाख रुपए, यानी कितने रुपए से कम हो रहा है? ये 2 लाख रुपए से कम हो रहा है। तो क्वेश्चन के ऊपर क्या बोला था कि कंपनी ने जो बोनस इशू करे वो इशू करे यूजिंग देयर रिजर्व्स, अपने रिजर्व्स का यूज करते हुए कंपनी ने इशू करे। अच्छा, आप अपने कंपनी अकाउंट्स में ये भी पढ़ चुके हो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, याद है आप लोगों को? आप ये भी पढ़ चुके अपने कंपनी अकाउंट्स में। तो जब मैं दोनों चीजों को कंबाइंड वे में इंटरप्रेट करूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी ने कहीं ना कहीं ये जो 2 लाख रुपए के प्रीमियम कम हुआ है, इसी को यूज करके शेयर्स इशू करे होंगे? क्या मैं ये बोल सकता हूं बोनस शेयर्स इशू करे होंगे? तो ये जो 2 लाख रुपए कम हो रहा है, वो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कंपनी ने कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए के बोनस शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, कोई चेंज नहीं है, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो एज पर AS3 जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होती है, ये क्या होती है? ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है, ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है। तो ओपनिंग में है 1 लाख, क्लोजिंग में है 1.5 लाख। फिर आपका कैश इन हैंड है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है। मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ओपनिंग है 3 लाख, क्लोजिंग है 4 लाख, ठीक है। अब एक बार इसका 10% निकालो, आप 3 लाख का 10% निकालो एक बार जरा, तो कितना आएगा? 30,000 रुपए। तो एक बार चेक कर लो, क्या इतना ही इंटरेस्ट हमें मिला इन्वेस्टमेंट में? द आंसर इज यस। थोड़ा ही ओवरराइट हो गया इसके ऊपर, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो आप यहां से चेक कर लो कि इतने ही रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला है अपनी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, गुडविल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। नीचे कहता है कुछ और भी इंफॉर्मेशन में, गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 20,000 रुपए, 20,000 की हमने गुडविल परचेज करी। और सेकंड में कहता है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 was 1,60,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 was 2 लाख।
तो आपको प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड दे रखा है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट पता है, जो करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है वो क्या होता है, वो तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। तो यहां पे हमको इसका कोई लेना देना होता नहीं, हमें किससे मतलब होता है, प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड से, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही प्रपोज डिविडेंड को हम करंट ईयर में पे करते हैं। तो ये आपके लिए काम की इंफॉर्मेशन है। 1,60,000 का जो प्रीवियस ईयर के आपके प्रपोज डिविडेंड है, ये काम की इंफॉर्मेशन है। करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड हमारे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये तो बस कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, राइट। अच्छा, अब इस सारी के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या निकालना है। देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फिफ्थ है कैलकुलेट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अच्छी बात क्या है कि यहां पे आपका कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, आपको बैठ के पूरा फॉर्मेट वगैरह में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, आपको खाली 5 ये कैलकुलेशन ही दिखानी है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना, राइट। तो ये सवाल मैं आपको करा देता हूं, अच्छा सवाल है, मतलब वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारा पूरा डिस्कशन समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले उसने बोला था थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये बोला हुआ है। चलो तो प्रॉपरली करेंगे। हालांकि मुझे इनकी खुद की प्रेजेंटेशन नहीं पसंद आई, जो इन्होंने सीबीएसई ने आंसर में दे रखी है, उन्होंने थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रखा। हम इसको थोड़ा ढंग से करेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। चल, तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे हम लोग। उसने प्रॉफिट्स दे रखे थे, तो उसने प्रॉफिट्स दे रखे थे, प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस, प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस। तो ये कितना दे रखा है उसने, 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, ठीक है जी, ओके। चलो, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हमें क्या क्या ऐड करना होता है। तो पहले तो मैं डिविडेंड्स ऐड कर देता हूं। तो इस सवाल में 2 तरह के डिविडेंड है, एक इंटरिम डिविडेंड है और एक प्रपोज डिविडेंड है, जिसको हम लोग फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड कितना है, 40,000। प्रपोज डिविडेंड हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का लेना है, 1,60,000, ठीक है। अच्छा, और क्या करना है इसमें हमें ऐड, हम और ऐड क्या करेंगे इसमें, लॉस बाय फायर। क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। और कोरिस्पॉन्डिंग हम क्या लेस करेंगे, जब मैं कर ही रहा हूं तो हाथ के हाथ लेस कर दूंगा इंश्योरेंस क्लेम। क्यों, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो लॉस बाय फायर कितना दे रखा है उसने, 20,000, और इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है हमें, 10,000। तो ये माइनस। अच्छा, और क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स हम एड बैक करते हैं, कौन सा वाला, करेंट ईयर का, मतलब जो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने करेंट ईयर में क्रिएट किया है वो हम एड बैक करते हैं। अब इसमें हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, इसमें हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। आपको अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दे रखा है और इसके बाद नीचे इससे रिलेटेड कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो हमारे पास शॉर्टकट तरीका क्या होता है, हम मानते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का, वो तो हमने करंट ईयर में पे करा होगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का, ये हमने करंट ईयर में क्रिएट करा होगा। तो जब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें कौन सा प्रोविजन चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि कितना प्रोविजन हमने करंट ईयर में क्रिएट किया। तो हम मानेंगे कि हमने 80,000 रुपीज का प्रोविजन क्रिएट किया होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 80,000। और अगर कोई टैक्स का रिफंड होता है
तो रिफंड भी हम लोग यहां पे एडजस्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो टैक्स रिफंड उसने बता रखा था मेरे ख्याल से कितना, 20,000 का। चलो जी चेक कर लें एक बार, कुछ और रह तो नहीं गया। मैं एक बार फटाफट से गो थ्रू कर रहा हूं। मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ ले लिया। रिजर्व में कोई चेंज हो नहीं रहा तो वो छोड़ दो, वरना हम उसको भी ले लेते। प्रपोज डिविडेंड हमने ले लिया, तो आई थिंक हमने सब कुछ कंसिडर कर लिया। तो अब आपका आंसर आ सकता है किसका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 750 प्लस 40 प्लस 160 प्लस 1 लाख माइनस 30,000। तो मेरा आंसर आ रहा है 10,20,000। चेक कर लेते हैं एक बार। एक मिनट, कहीं एक सेकंड चेक कर लेता हूं क्या मिस हो गया। इंटरम डिविडेंड कितना मैंने ऐड किया, 40 था कितना, ओहो मैंने 40, ओहो मैंने डेप्रिसिएशन की फिगर डाल दी। डेप्रिसिएशन की गलती से जल्दबाजी में फिगर डाल दी। ये 90 है, मतलब मेरा आंसर 50,000 से और बढ़ जाना चाहिए, तो अब सही आ जाएगा 10,70,000। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब सही आ गया आंसर। प्रेजेंटेशन आप इस प्रकार से करना जैसे मैंने किया, कोशिश करना सीबीएसई की प्रेजेंटेशन अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि ये बड़ी अनटाइडी सी प्रेजेंटेशन लग रही है मुझे सीबीएसई की। हाँ आंसर तो सही आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी सब सेम है, बट प्रेजेंटेशन इज वेरी अनटाइडी। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे इस प्रेजेंटेशन में अच्छे से समझ आता है कि आप क्या ऐड कर रहे हो क्या माइनस कर रहे हो पढ़ने वाले को। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से करने की कोशिश करना। चलो सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या थी सवाल की, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये तो आई थिंक इजी होगा। चलो, ओहो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। शॉर्ट में लिख देता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कृपया करके एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करना, ठीक है। यहां पे हम कर लेते हैं बट एग्जाम में नॉट अलाउड। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के लिए। तो ये हमने निकाला 10,70,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाने के लिए हमें कुछ ऐड करना होता है और कुछ लेस करना होता है। क्या ऐड करना होता है हमको, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें ऐड करना होता है, और सिमिलरली नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें माइनस करनी होती है। ठीक है, तो बस फटाफट से आप देखते रहो कि आपके क्या क्या चीजें दे रखी है। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले उसने इंटरेस्ट दे रखा था और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो यहां पे डाल दो इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कितना है, 30,000 था ना, हाँ 30,000। ठीक है, और क्या दे रखा था उसने, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो लिख लो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये कितना दे रखा है, ये 40,000 है, जो मैंने जल्दबाजी में ऊपर लिख दिया था, बट यहां पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी यहां पे है। फिर और क्या आएगा, लॉस ऑन मशीनरी तो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम था, नॉन ऑपरेटिंग लॉस था, तो वो तो हमने ऊपर ही ऐड बैक कर दिया था, तो यहां करने की जरूरत नहीं होती। इंटरेस्ट ले लिया, इंश्योरेंस क्लेम भी सेम वे में हमने ऊपर एडजस्ट कर लिया। अब हमें लेना है एक गुडविल, है ना, गुडविल दे रखा है, तो गुडविल का कुछ एमोटाइजेशन होगा, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, और ये हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग में। तो या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, या तो आप एक छोटा सा गुडविल अकाउंट बना लो वर्किंग नोट में।
तो मैं आपको गुडविल अकाउंट एक नन्ना सा बना के दिखा देता हूं कि कैसे होगा। आओ, तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये दे रखा है उन्होंने 80 और 30, 80 और 30, और नीचे उसने बता रखा है कि गुडविल हमने परचेज की 20,000 की। यहां मैं लिख देता हूं टू बैंक, ये परचेज है 20,000 की, ठीक है। तो टोटल क्या आ गया अकाउंट का, 1,00,000। तो अब आपकी जो बैलेंसिंग फिगर बच गई वो क्या हो जाएगी, कितनी बच रही है, 70,000। दिस विल बी योर एमोर्टाइजेशन। तो इसको मैं लिख देता हूं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एमोर्टाइजेशन, ठीक। इसको मैं ऐड बैक कर देता हूं यहां पे, तो यहां लिख देते हैं, अच्छा ये मैंने माइनस कर दिया, ये ऐड होगा, गुडविल एमोर्टाइजेशन ऐड होगा। तो एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 70,000, ठीक। तो अब सब कुछ आ गया। नाउ यू कैन कैलकुलेट योर फाइनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 10/70 11/40 11/50 -30 11/20, ये आ गया 11/20, ठीक। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अगेन प्रेजेंटेशन पे फोकस मत करना, यहां पे भी कुछ झोल हो गया क्या। ग्यारह 40 11/80, अच्छा 11/50 आ रहा है, सॉरी 11/50, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, मैं चेक कर लेता हूं, 11/40 11/80 -30, तो 11/50, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थर्ड क्या बोला हुआ है इसने, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो अच्छी बात क्या है, आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला पार्ट नहीं करना, आपको सीधा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। चलिए, तो इसके लिए एक काम करो, सबसे पहले आप एक मशीनरी अकाउंट बना लो, वर्किंग पे फिर से एक मशीनरी अकाउंट बना लो, क्योंकि मशीनरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो आप एक मशीनरी अकाउंट बना लो। तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, तो क्या क्या दे रखा है आपको मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं, 2,00,000 और 3,00,000। फिर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो यहां पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है आपको, 40,000 का है ना, 40,000। फिर आपको बोल रखा है लॉस 20,000 का हुआ, जिसमें से 10,000 रुपए का मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए मैं यहां लिख देता हूं बाय बैंक, ठीक है। जस्ट ट्रीट इट लाइक कि ये एसेट बेचा, जैसा आप उसकी ट्रीटमेंट करते हो बिल्कुल वैसे ही करो। तो 10,000 रुपए का आपने इंश्योरेंस क्लेम मतलब आपको मिल गया, और बैलेंस 10,000 का आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो अब आप बैलेंसिंग फिगर चेक कर लो कि क्या बच रही है। परचेज निकालना है हमको बेसिकली यहां पे, तो वो आपका यहां पे बच जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है ये, 50 60 360, तो 1,60,000 का बैलेंस बच रहा है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, टू बैंक, ठीक है। तो अब कैसे कैसे दिखाओगे इसको चेक कर लेना। तो पहले इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ मशीनरी 10,000, ठीक। फिर परचेज ऑफ मशीनरी कितना निकाला, 160, तो ये नेगेटिव में। और क्या हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में,
इन्वेस्टमेंट देख लो, आपकी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, 1 लाख से बढ़ रही है, तो हमने परचेज किया होगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी, तो ये भी यहीं पे आ जाएगा, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का, 1 लाख का। और इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आप इनफ्लो दिखाओगे, तो इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 30,000। अच्छा गुडविल भी है, गुडविल भी परचेज हो रही है, गुडविल परचेज्ड, गुडविल भी परचेज हो रही है, तो ये भी आपका आउटफ्लो होगा। कितनी की गुडविल परचेज हो रही है, 20,000 की, तो ये मैं लिख देता हूं 20,000। ठीक है, तो इससे आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कर लेते हैं इसका 10,000 माइनस 160 माइनस 1 माइनस 20 प्लस 30, तो ये नेगेटिव आ रहा है 2,40,000, नेगेटिव आ रहा है 2,40,000। तो टेक्निकली हम क्या बोलते हैं इसको, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर यहां पे। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपरली लिख लो, एक काम करो प्रॉपरली लिख लेते हैं हम लोग, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, और लास्ट उसने क्या बोल रखा था, फोर्थ में बोला था उसने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालो। आओ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए, तो ऊपर से देखना शुरू करते हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है, बट हमने स्टैब्लिश कर चुके कि ये तो बोनस शेयर्स की वजह से बढ़ रही है, तो यहां पे हम लोग नहीं लेंगे, कैश का कोई भी फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए हम यहां पे नहीं लेंगे। फिर आप आगे बढ़ते रहो, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जनरल रिजर्व सेम है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो आपकी वो होती है कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, मशीनरी नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका 50,000 का, और ये बढ़ रहा है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 से बढ़ रहा है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो ये बढ़ रहा है आपका कितने रुपए से, 50,000 से। और देख लेते हैं और कुछ है ना, और कुछ तो नहीं है। तो अब लास्ट मेन अपना डिविडेंड, तो एक आपका इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है, और एक आपका प्रपोज्ड डिविडेंड यानी फाइनल डिविडेंड पे हुआ है। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड था आपका 90 का, प्रपोज डिविडेंड था हमारा 1,60,000 का प्रीवियस ईयर का। ठीक है, यहां भी प्रीवियस ईयर, बस और तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, तो आंसर आ गया आपका। तो ढाई में से ये गए, तो ये नेगेटिव 2 लाख आ रहा है, तो ये भी आ गया क्या, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चेक कर लें एक बार जल्दी से, ये रहा। ठीक है, और लास्ट क्या बोला था उसने, फिफ्थ में उसने बोला था क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालो। तो देखो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, एक तो कैश आएगा 2 लाख का, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगी, बस यही 2 चीजें आएंगी। तो ये तो सिंपल है, फिफ्थ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना है आपको। तो कैश इन हैंड लेना है एक, और AS3 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो कैश इन हैंड है आपका 2 लाख का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 1.5 लाख की, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3.5 लाख। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो यहां पे, ये आ गया हमारा आंसर यहां पे 3.5 लाख। ओके, तो मार्किंग स्कीम एक बार चेक कर लो कि मार्क्स कैसे कैसे मिलेंगे इसमें, आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो पहले 2 पार्ट्स के 1.5 मार्क्स हैं, मतलब
एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना था और दूसरे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना था। तो इसकी 1.5 नंबर की वेटेज है और बाकी 3 पार्ट्स की 1 मार्क की है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की 1 मार्क की, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की 1 मार्क की, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की 1 मार्क की। इस प्रकार से आपकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी डिस्कशन समझ आ गई होगी। आप लोगों ने होपफुली मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।